Hey everyone, welcome back to our channel. This side साक्षी प्रधान with you all. आज हम क्लास 12 का नेक्स्ट बुक पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है आपका इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था उससे पहले कितनी सारी चीज़ें हुई थी, ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ पर आया था, कितनी सारी उन्होंने चेंजेस किए अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लाकर, हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक है आपका कॉलोनियल एक्सप्लोटेशंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक अंडर द ब्रिटिश रूल। किस तरीके से इंडियन इकोनॉमिक को ब्रिटिश रूल ने ख़त्म करने की कोशिश करी है। आपको यहाँ पर एक पेज दिख रहा होगा बच्चों, इस पेज में जो पहला और दूसरा टॉपिक है आज हम सिर्फ उसको ही कवर करेंगे। ठीक है, और बाकी फर्दर हम बाद में करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यही बोल रखा है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमिक थी ब्रिटिश रूल में वो कैसी थी। देखो जो ब्रिटिश रूल थे या ब्रिटिश लोग थे वो टारगेट करते थे पूरे ऑल सेक्टर्स, इंडियन की पूरी ऑल सेक्टर्स को, कि वो कैसे उसको खराब करे। ठीक है, जैसे कि इसमें हम बेसिकली तीन चीजें पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। तो पहला है आपका कॉलोनियल एक्सप्लोटेशंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में वो किस तरीके से अपने ब्रिटिश रूल को लेके आएंगे और इंडियन सिस्टम्स को वहां से हटाएंगे। उनका मेन टारगेट तो यही था। ठीक है, ऑल सेक्टर्स आप यहाँ पर बोल सकते हो एक तरीके से, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर्स। ठीक है, वापस यहीं आ जाते हैं अपने। अब सेकंड क्या है आपका कॉलोनियल एक्सप्लोटेशंस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरीके से ब्रिटिश रूल लेके आएगा और इंडियन सिस्टम्स है या इंडियन रूल्स है वहां पर उसको हटाने की कोशिश करेगा। किस तरीके से हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर है या इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर्स है वो किस तरीके से उसको खराब करने की कोशिश करेगा बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज द कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड। ठीक है, सॉरी इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में आप बच्चों इंक्लूड कर सकते हो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है, सामान का लेन देन। ठीक है, तो इस चीज को हम डिटेल में अब पढ़ेंगे क्योंकि यही तीन चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर्स को समझने के लिए। ठीक है, ओके क्लास, नाउ फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द कॉलोनियल एक्सप्लोटेशंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे किस तरीके से यहाँ पर शोषण किया जाता था। हिंदी में एक्सप्लोटेशन का मतलब होता है शोषण। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे एक्सप्लोटेशन या एक्सप्लोटाइड होता था वो होता था जमींदार सिस्टम्स के कारण। ठीक है, जमींदार सिस्टम फॉर द लैंड रेवेन्यू के कारण। यू नो व्हाट इज जमींदार सिस्टम, आप सभी को पता होगा जमींदार सिस्टम्स क्या है। ठीक है, यहाँ पर अब लैंड रेवेन्यू को क्या सिस्टम था, मान लीजिए ये है जमींदार, स्माइल थोड़ी टेढ़ी बन गई, और ये है गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करता था, गवर्नमेंट एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ यहाँ पर सम लेता था एज अ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है टू पे अ फिक्स्ड सम ऑफ द गवर्नमेंट बाय द लैंड रेवेन्यू। ठीक है, लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट लेता था फार्मर से, लेकिन उसके बीच में क्या आ जाता था, जमींदार आ जाते थे जो अपने आप को मालिक समझते थे लैंड के, और उस रेवेन्यू वो बहुत ज्यादा लेता था, रेवेन्यू बहुत ज्यादा लेता था। फिक्स्ड अमाउंट जितना भी फिक्स्ड किया होगा गवर्नमेंट अमाउंट उससे भी ज्यादा वो रेवेन्यू फार्मर से लेता था। ठीक है, इतनी उसकी इच्छा होती थी, एज मच एज दे विश्ड, जितनी ज्यादा उसकी इच्छा होती थी उतना ज्यादा वो फार्मर से लैंड रेवेन्यू मांगता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है इसमें कि फार्मर गॉट अ मिनिमम अमाउंट फॉर द सर्वाइवल। उसको एक मिनिमम अमाउंट मिलता था फार्मर्स को, इतना ज्यादा काम करने के बाद भी बहुत ही कम अमाउंट, जिसके कारण वो जिंदा रह पा रहा था। ठीक है, और फिर जो जमींदार क्या करते थे, जमींदार जो रेवेन्यू इनकम होती थी वो अपने लग्जरीज लाइफ के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शंस को पूरे करने के लिए खर्च कर देते थे, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना ज्यादा एक्सप्लोटेशन हो रहा है, किसके द्वारा, जमींदार सिस्टम फॉर द लैंड रेवेन्यू के द्वारा। ठीक है, तो ये था आपका कॉलोनियल एक्सप्लोटेशंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सप्लोटेशन हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, और किस तरीके से फार्मर्स को जिंदा रहने के लिए कितने मिनिमम अमाउंट यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, ओके क्लास, अगर हम नेक्स्ट बात करें कॉलोनियल एक्सप्लोटेशंस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की, तो सबसे ज़्यादा इस पे पता ही क्या था, जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल नहीं थे, जब ब्रिटिश से हमारी इंडिया फ्री थी। ठीक है,
तब क्या था, हमारा जो इंडियन का सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा अच्छा काम होता था वो होता था हैंडी क्राफ्ट का। ठीक है, मैं आपको पिक्चर्स भी शो कर दूंगी। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में यहाँ पर जो हैंडी क्राफ्ट का काम था वो बहुत ही अच्छा चलता था। लेकिन जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल आई तो उन्होंने तो एक्सप्लोटेशन करना ही था, शोषण करना था, खराब करना था उस चीज़ को, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। तो उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, हैंडी क्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि हैंडी क्राफ्ट हमारा टोटली इंक्लूडेड है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उसको खराब करने के लिए क्या किया, उसके दो वे हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया डिस्ट्रॉय करने के लिए। सबसे पहला ये है आपका कि फॉरेन डिमांड बहुत ज़्यादा आती थी हैंडीक्राफ्ट के लिए, क्योंकि वो बहुत ही फाइन और बहुत ही अच्छा होता था, हाथ से बने हुए प्रोडक्ट को बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एक्सपोर्ट था उस पर बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटीज लगा दी। ठीक है, सेकेंड इसमें क्या है कि जो डोमेस्टिक डिमांड थी, जो इंडिया की डिमांड थी, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट को लेकर, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या किया, तो फॉरेन डिमांड थी, जो बाहर से डिमांड आती है उसमें एक्सपोर्ट उसने बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगा दी। लेकिन यहाँ पर जो डोमेस्टिक डिमांड थी जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट के लिए आती थी, उसने उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या किया, ब्रिटिश का जो गुड है, ठीक है, ब्रिटिश के जो गुड्स है उसमें बिल्कुल इंपोर्ट फ्री कर दिया, बिल्कुल ही फ्री कर दिया इंपोर्ट, जिसके कारण लोग क्या करे भाई, अब लोगों को तो फ्री ही चीज़ें पसंद होती हैं ना, वो हैवी ड्यूटीज लेके एक हैंडीक्राफ्ट का सामान क्यों खरीदेंगे, फॉरेन डिमांड जो भी कर रहा होगा नहीं करेगा ना। लेकिन जो हमारे इंडिया में जो डोमेस्टिक डिमांड हो रही थी हैंडीक्राफ्ट की, उसने क्या किया, उस चीज़ को हटा दिया एक तरीके से। कैसे, उसने ब्रिटिश गुड जितने भी वेस्टर्न चीज़ें होती हैं उसको उसने बिल्कुल फ्री इंपोर्ट कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, ब्रिटिश गुड्स ज़्यादा बिकने लगे, ज़्यादा परचेज करने लगे लोग, क्योंकि वो चीपर था, क्योंकि वो इंपोर्ट उसका बिल्कुल फ्री था। और दूसरा क्या हुआ, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट का जो भी सामान था वो एक तरीके से बंद होने के नौबत आ गई, उसको कोई खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको खरीदने के लिए, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए उसको हैवी ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। इसलिए हमारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक तरीके से बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया, एक्सप्लोइट कर दिया। ठीक है, Now the last third is your colonial exploitation of the international trade. मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरनेशनल ट्रेड में आप इंक्लूड करोगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ओके, ये दो चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होगी। ठीक है, अब देखो इस इंटरनेशनल ट्रेड को किस तरीके से ख़त्म करने के लिए, किस तरीके से एक्सप्लोटेशन करने के लिए, कि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन रॉ मटेरियल्स, आप सभी को पता है क्योंकि हमारे इंडिया में कितने ज़्यादा रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, उस पर एक्सपोर्ट जो बाहर भेजते हैं हम रॉ मटेरियल, उसको बिल्कुल उसने फ्री कर दिया कि वो जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल है उस पर वो फुलफिल कर पाए, उसको वो रॉ मटेरियल्स मिल पाए ईजीली बिना किसी टैक्स को पे किए। ठीक है, किसी ड्यूटी को पे किए। अब इसने बोला है कि उसने फ्री कर दिया इंपोर्ट ब्रिटिश गुड्स का, कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो ब्रिटिश गुड का हमारी इंडियन मार्केट में। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी जिसके कारण वो अपना ब्रिटिश सामान हमारे इंडिया में रखना चाहता, तो हमारा रॉ मटेरियल्स यहाँ से इजीली ले जा पाता, जिसके कारण वो और गुड्स बना पाए। तो इसके कारण हमारा कॉलोनियल एक्सप्लोटेशंस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड हुआ। Now this is your last features of Indian economy on the eve of the independence. There are the total 6 point. बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, आप मैंने सिर्फ यहाँ पर 6 ही मेंशन किए हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं। पहला आपका सेगमेंट इकोनॉमी। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जब हमारा आपने इतना भी पढ़ा ना, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोटेशन किया ब्रिटिश ने, इंटरनेशनल ट्रेड का किया, एग्रीकल्चर का किया, तो उसी के फीचर्स को यहाँ पर मेंशन कर रखा है। उसके कारण अब क्या क्या चीज़ें हुई, भुगतना तो हमें ही पड़ा, क्या क्या चीज़ें हुई, तो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं थी हमारी इनकम में। ठीक है, पर कैपिटल इनकम बहुत ज़्यादा लो थी, और 1860 और 1925 में पर कैपिटल इनकम थी 0.5%। ठीक है, और 1925 से 1950 में थी 0.1 एनम, मतलब 0.1 आपकी सिर्फ पर कैपिटा इनकम थी। उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रोवर्टी थी, प्रोवर्टी होने के कारण लो ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो भी बहुत ज़्यादा लो था। सेकंड अगर हम बात करें तो बैकवर्ड इकोनॉमी में भी बहुत, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को डायरेक्टली इफेक्ट किया ना, अगर हमारे पूरे सेक्टर्स पे कोई ऐसे टारगेट करेगा और उसको एक्सप्लोटाइज करेगा तो भाई हमारी इकोनॉमी पे तो
फिक पड़ी गई, उसके कारण क्या हुआ, सेम चीजें यहाँ आ जाएगी, लो पर कैपिटा इनकम हुआ, पॉवर्टी हुई, लोग बिना खाना बिना शेल्टर के रहने लगे, ठीक है, उसके पास नहीं होता था सरवाइव करने के लिए, ये सब चीजें, इतनी ज्यादा बैकवर्डनेस हमारी इकोनॉमी में हो गया था। फिर जो हमने 3 चीजें पढ़ी थी, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस और इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, ठीक है, और कैसे हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इसी सब चीजों में यहाँ पर इंक्लूडेड है। अब एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस किस तरीके से हुआ था ये तो आपने जान लिया, अब किस तरीके से उसको इम्पैक्ट किया। 72% हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, इतने लोग वहां पर काम करते हैं, लेकिन जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मात्र 50% है, मात्र 50%। देख लो 72% कितना ज्यादा है जो एग्रीकल्चर सेक्टर की पॉपुलेशन वहां पर काम कर रहे हैं लोग, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ जीडीपी में सिर्फ 50% है, ठीक है। मतलब जो लो पर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होने लगी है ना, क्योंकि वो एग्रीकल्चर पे क्या करते थे, लैंड रेवेन्यू उसे यूज करना चाहिए था इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर को, वो सब जमींदार खा लेते थे, ठीक है। फिर 4th है आपका इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। अब इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस किस तरीके से होने लगा, यहाँ पर प्रोडक्शंस ऑफ मशीन्स को निगलेक्ट करने लगा, मतलब धुकारने लगे एक तरीके से, और मतलब निगलेक्ट करने लगा, अब मुझे हिंदी नहीं आ रही है, डिपेंड, अब यहाँ पर डिपेंड होने लगा आपका इंपोर्ट के लिए, ब्रिटिश प्रोडक्ट के लिए। अब क्या होता था, अभी मैंने आपको बताया ना किस तरीके से हैवी ड्यूटीज लगा दी थी उन लोगों ने कि हमारा सामान बाहर नहीं जाएगा, हैंडी क्राफ्ट वाले जितने भी सामान थे वो बाहर नहीं जाएगा, और इंपोर्ट बिल्कुल फ्रीली हो गया था। तो यहाँ पर इंडिया डिपेंड हो गई थी, ठीक है, ब्रिटिश के ऊपर इंपोर्ट के लिए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कैपिटल ऑफ गुड्स की, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब हमारी जब तीनों सेक्टर्स पे कोई चीज़ इफेक्ट करेगी तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वो भी पुअर होना, कम्युनिकेशन, ट्रांस वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा लो हो गए थे, इसके कारण हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया था, ठीक है। ये यहीं कनेक्ट कर लो, हम बहुत ज़्यादा डिपेंड थे अपने इम्पोर्ट के लिए, ठीक है। हमारे यहाँ पर आपको पता है आर्मी फोर्स वगैरह होते हैं, तो उस पर क्या होता था, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती थी, और अदर कंज्यूमर गुड जैसे कि बाईसाइकिल हो गया, ठीक है, सेक्टर वगैरह, ये सब चीज़ों के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड थे, ब्रिटिश के ऊपर डिपेंड थे, ठीक है। तो हमें उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था इन सब चीज़ों में। तो ये थे आपके फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये कुछ 6 पॉइंट है, इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स है, आप वो कर सकते हो अपनी बुक्स पे देखकर। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। मैंने बहुत इजी और छोटे छोटे में आपको ये बताया है जिसके कारण आपको इजीली फीचर समझ में आ जाए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई भी क्वायरीज है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।